फिरोज शाह तुगलक का डेथ 1388 में हो गया। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। कई कमजोर उत्तराधिकारी आए गए, उनका नाम भी याद रखना मुश्किल है। एक हुमायूं आया, फिर नसीरुद्दीन, एक मोहम्मद आया था, सबसे अंत में आया नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, इस तुगलक वंश का काल है 1320 से 1414, मैंने लिखवाया है आपको। तो जो नसीरुद्दीन महमूद है वो बहुत कमजोर शासक ही था। पहले से ही बताया जाता है कि तुगलक वंश के समय कमजोर स्थिति हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी एक तुगलक शाह था, उसको दासों ने ही मार डाला, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने 1,80,000 संख्या के बड़े दास बनाए थे। फिर उसके बाद हुमायूं आया, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद आया, अंत में नसीरुद्दीन महमूद आया। तो नसीरुद्दीन महमूद के समय वास्तविक शक्ति उसके समय, पहले तो आपने सुना होगा मलिक ए नायब, अब उससे भी एक कदम बढ़कर एक पद आ गया, उसको कहते हैं मलिक, उसको बोलते थे, ये मलिक के नायब हुआ, उसको कहते थे वकील सुल्तान, जो एकदम सुल्तान के थोड़ा ही नीचे होता था। तो मुल्लू इकबाल उसका वकील सुल्तान बना। 1398 में 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया हिंदुस्तान पर। जब तैमूर का आक्रमण हुआ, सॉरी इधर से आएगा, हाँ, तैमूर का आक्रमण हुआ तो नसीरुद्दीन महमूद पहले सामना करने गया, लेकिन तो एक ही झटके में पराजित हुआ, भागा। मुल्लू इकबाल बरन भाग गया, नसीरुद्दीन महमूद गुजरात भाग गया, और तैमूर ने जी भर के उत्तर भारत में लूटा, लगभग 1,00,000 लोगों को कत्लेआम करवाया और 1,50,000 लोगों को से बंदी बना के ले गया समरकंद, जहां पर अपने पैलेस का निर्माण करवाया था। यहाँ के कारीगरों को, शिल्पियों को भी उठाकर ले गया था। और तैमूर के आक्रमण के बाद तो रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई दिल्ली सल्तनत की। अब नसीरुद्दीन महमूद लौटकर जरूर आया, लेकिन उस समय तक उसकी सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी, और 1401 के करीब में कई राज्य स्वतंत्र हो गए थे। उन कई स्वतंत्र राज्यों पर आपको गौर करना पड़ेगा। तो उसी क्रम में आप पाओगे कि 1401 में गुजरात था, गुजरात का राज्य जाफर खान के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। मालवा का राज्य ये जो है, यह मालवा का राज्य भी दिलावर खान के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। नाम वो सब याद रखना जरूरी नहीं है, क्या करोगे याद रखिए। ये जौनपुर का राज्य है, वो जौनपुर बनारस के पास में चुनार के इसमें था। तो जौनपुर में एक ख्वाजा जहान था जिसको मलिक उस सर की उपाधि मिली थी, उसके नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। इसलिए जौनपुर को शासक को शर्की शासक कहा जाता था, जो कि सर की वंश था, मलिक उस सर के नाम से, उपाधि के नाम से स्थापित हो गया। तो गुजरात स्वतंत्र हो गया, मालवा स्वतंत्र हो गया। बच्चे, तुमको पता है बंगाल पहले से ही स्वतंत्र था, विजयनगर पहले से ही स्वतंत्र था, विजयनगर ने मदुरा को भी जीत लिया थी, तो विजयनगर साम्राज्य पूरा हो गया। इधर बहमनी पहले से ही स्वतंत्र था, तो ये तो पहले से ही स्वतंत्र था। इधर बंगाल पहले से ही स्वतंत्र था, गुजरात स्वतंत्र हो गया, मालवा स्वतंत्र हो गया, इधर जौनपुर स्वतंत्र हो गया, ये सब क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। और इधर जो राजस्थान है, राजस्थान में एक शक्तिशाली राज्य मेवाड़ का गठन हुआ था राणा कुंभा के नेतृत्व में, और मालवा में एक शक्तिशाली शासक था महमूद द्वितीय, सॉरी महमूद प्रथम, महमूद खिलजी उसको बोलते थे, महमूद खिलजी मालवा में था। गुजरात में एक तो महमूद बेघरा हुआ था, जिसके 2 घर हुआ करते थे, कहा जाता था कि महमूद बेघरा को विष पर पाला गया था। इतनी बड़ी मूछ थी जो चोटी की तरफ बांधता था। रात में सोने समय भी 15-20 किलो खाना लेकर सोता था, और रात में भी उठ उठ के खाना खाता था। लेकिन बहुत शरीर से बहुत ताकतवर था, बहुत वॉरियर टाइप का था, और विष से बचपन से पाला गया था। उसके शरीर पर कोई मक्खी अगर बैठती तो उसी समय मर जाती हो। बड़ा विचित्र शासक था, लेकिन दो गढ़ को जीता था, इसलिए उसका नाम था बेघरा। बहुत मतलब, लेकिन वो योग्य शासक माना गया। और महमूद बेघरा का पोता हुआ अहमद शाह, जिसका नाम पर अहमदाबाद जो नगर बना हुआ है। और इधर जो मालवा है उसमें महमूद खिलजी ताकतवर है, यहाँ राणा कुंभा ताकतवर है। महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच एक युद्ध हुआ था, दोनों ने अपने अपने विजय का दावा करते हुए राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवा दिया। इधर महमूद खिलजी ने भी एक स्थापत्य बनवाया अपने विजय की खुशी में। कौन जीता पता नहीं। इधर जौनपुर के जो सर की शासक है, उसमें तो मलिक उस सर का, उसका इब्राहिम खान सर की सबसे योग्य है, उसने कला को संरक्षण दिया। जौनपुर को पूरब का सिराज कहा गया। सिराज था ईरान में जगह, जहां पर कल्चर रेवोल्यूशन हुआ था।
तो खैर इनके बारे में, प्रांत के बारे में हम आगे आपको बताएंगे थोड़ा सा, अभी इसको बताने का केवल हम बताएं कि टूट गया साम्राज्य। अब नसीरुद्दीन महमूद नाम मात्र का शासक है, 1412 में उसका डेथ हो गया। उसके बाद कोई एक पता नहीं लोकल शासक वगैरह कोई स्थापित हो गया, दौलत खान लोधी उसका नाम था, पता नहीं क्या था, कहां से था, क्या ओरिजिन था। तभी जो तैमूर जब भारत विजय करके जब लौट रहा था, तो तैमूर ने पंजाब को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो पंजाब में उसका गवर्नर था, उसका नाम था खिज्र खान। तो खिज्र खान जो उसका गवर्नर है, वो खिज्र खान के ने जब देखा कि अब दिल्ली में कोई है नहीं और सत्ता कमजोर हो गई, तो खिज्र खान पंजाब से बढ़ा और 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और खिज्र खान के वंश का नाम है सैयद वंश। सैयद वंश में 4 ही शासक होंगे। 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन होगा। कहीं कोई एग्जाम पॉइंट हो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी केवल अनुक्रमिका बनाए रखने के लिए, क्रोनोलॉजी को बनाए रखने के लिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं। हाँ, एक विद्वान इस काल का इंपॉर्टेंट है, वो तुमको ध्यान में रखना है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी नाम सुना है क्या? नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ, हाँ। नहीं पढ़ा है अभी तक? पढ़े थे? हाँ। तो पहला शासक इस वंश का खिज्र खान का उत्तराधिकारी हुआ मुबारक शाह। 1414 से 21 तक खिज्र खान था, 21 से लेके 34 तक मुबारक शाह हुआ। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान था, उसने तारीख ए मुबारक शाही लिखी। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह हुआ। इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह हुआ। अब आलम शाह के बारे में एक फिकरा चल निकला, शाहनशाही शाह आलम उत दिल्ली से पालम। अब ये फिकरा का मतलब ये था कि शाह आलम का मतलब होता है दुनिया का शासक, विश्व का राजा। तो किसी ने व्यंग से कहा कि विश्व के राजा का साम्राज्य इतना बड़ा है जो दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। अब वैसी स्थिति में अगर इतना कमजोर शासक होता था तो पहले या तो उसकी हत्या हो जाती थी सत्ता की लड़ाई में, या फिर उसको अंधा बना दिया जाता था और कहीं कारागार में डाल दिया जाता था। लेकिन इसमें शाह, यहां पर जो शाह आलम था, स्मार्ट निकला, स्वेच्छा से अपनी गद्दी अपने महत्वाकांक्षी सेनापति बहलोल लोदी के पक्ष में त्याग दी और स्वयं अच्छा अपना खजाना वजाना लेके बदायूं शेष जीवन आराम से काटने चला गया। बड़ी बुद्धिमानी की उसने। अब बहलोल लोदी सत्ता में आए 1451 से 1526 तक लोदी वंश रहेगा। ध्यान रखना है तुम्हें कि लोदी वंश हिंदुस्तान का पहला अफगान वंश था। पहला शासक है बहलोल लोदी, जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया है। बहलोल लोदी के समय एक अभी क्या है कि उत्तर भारत में एक तरह से संतुलन बना हुआ है। अभी बहलोल लोदी ने एक काम किया, दिल्ली और आगरा में है लोदी स्थापित हुए। सॉरी, तो अभी आगरा राजधानी नहीं बनी है, आगरा की स्थापना नहीं हुई, लेकिन जगह तो है ही। बहलोल लोदी ने अटैक करके जौनपुर को जीता और जौनपुर में अपने एक बेटे बरबक शाह की नियुक्ति की। लेकिन बहलोल लोदी, देखो ये हिंदुस्तान का पहला अफगान वंश है। गौर करने वाली बात यह है कि अफगानों में राजनीतिक सुदृढ़ता एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय भी। कहा जाता है कि बहलोल लोदी जिस समय हिंदुस्तान में था, उस समय अफगानों की संख्या इतनी कम थी कि बहलोल लोदी को लगा कि अपना राज्य बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों से अपील की। जैसे एक अफगान इतिहासकार है जिसका नाम है अब्बास खान शेरवानी, उसके आगे मैं ये सब नाम आपको याद करवा दूंगा, कल्चर वगैरह में आने दो तो बुक सुक तो होगा ही। अभी तो मैं राजनीति पर ही चल रहा हूं। उसका नाम है अब्बास खान शेरवानी। तो अब्बास खान शेरवानी ने एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक जिसका नाम था तारीखे शेर शाही। वो शेर शाह का दरबारी लेखक था और शेर शाह के बारे में लिखा था। और फिर वही पुस्तक उसने अकबर को भेंट की थी तोहफाए अकबरी के रूप में। तो अब्बास खान शेरवानी लिखता है, जब बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों से अपील की कि तुम हिंदुस्तान आ जाओ, मैं गरीबी से छुटकारा पा जाऊंगा और तुम एक साम्राज्य का निर्माण कर लोगे, तो रोह, उल्टा हो गया है ना, मैं तुम लोग मेंटली अलर्ट हो क्या? हाँ हाँ, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। चलो इस बहाने ये तो पता चल गया कि तुम लोग मेंटली अलर्ट रहते हो, तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है।
तो उसने अफगानों से अपील की कि तुम आ जाओ हिंदुस्तान, तुम गरीबी से छुटकारा पा जाओगे और मैं हिंदुस्तान में एक साम्राज्य बना लूंगा, हिंदुस्तान की संप्रभुता मेरी और बाकी हम सब की। अब यही देखो प्रॉब्लम आ जाएगा, कि जो उसके अमीर जो लोग आए तो अफगानों में जनजातीय समानता की भावना थी। उसमें जहां जनजातीय समानता की भावना होगा, राजतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो बहलोल लोदी ने तो सिंहासन स्थापित ही नहीं किया, वो अपने अमीरों के साथ कारपेट पर बैठता था, कालीन पर, और मसनद लेकर, और उसके अमीर कहलाते थे मसनद आली। उसके बाद जब 1489 में सिकंदर लोदी आया तो सिकंदर लोदी ने एक दो काम किया है, वो तुमको ध्यान रखना है। एक तो पहले देखो, जौनपुर को तो जीता है बहलोल लोदी, लेकिन उसको सल्तनत में मिलाने का काम सिकंदर लोदी ने किया। तो सतीश चंद कहते हैं कि उत्तर भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया तभी शुरू हो गई थी, मतलब नींव तभी पड़ी जब पहली बार सिकंदर लोदी ने जौनपुर को मिलाया। इसका मतलब कि एकीकरण की तरफ बात बढ़ गई है। दूसरा कि सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी की उस नीति को छोड़ते हुए अपने दरबार में सिंहासन स्थापित किया और अफगान अमीरों से अपेक्षा की कि दरबार में उसको एक सुल्तान की तरह ट्रीट करें। और बताया जाता है कि वो दरबार में कई बार अमीरों को घंटों खड़े रखता था अपने सामने, ताकि उसका दबदबा और रौब कायम रहे। अब वो शासन करता है 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का एक दो और उपलब्धि है जो आपको यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक उपलब्धि है कि उसने भूमि की माप कराई। जैसे एक भूमि की माप अलाउद्दीन खिलजी ने कराई, उसको सिकंदर लोदी कराएगा, फिर शेरशाह कराएगा, फिर अकबर कराएगा, और अकबर में तो मुगल में सारे शासक करवाए। तो उसने जो सिकंदर लोदी है उसने भूमि की माप कराई और उसमें गजे सिकंदरी एक माप की इकाई विकसित की। और वो जानते हो वो कवि भी था, लेकिन छद्म नाम से, कई लोग छद्म नाम से कविता लिखते थे ना, छद्म नाम समझते हो? जैसे अपना नाम नहीं दोगे, अब कोई, अब मान लो कि मोदी साहब को मूड हो गया कि मैं एक कविता लिखूं, तो सोचेंगे अगर मैं लिखूंगा नरेंद्र मोदी तो पूरा देश कहेगा प्रधानमंत्री हमारे पे, तो वो अपना नाम कुछ ओवन मेरेडिथ रख लेंगे और उसी के नाम से लिखेंगे। तो बहुत लोग जानेगा कि अच्छा ये मोदी साहब ही हैं, लेकिन धीरे धीरे बात खिलेगी। तो सिकंदर लोदी कविता लिखता था गुलरुखी के नाम से। गुलरुखी ये इसलिए है कि यूपी में आपको पीटी में पोस्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसा शासक था जो गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। तो सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया, वो 1527 से 1526 तक शासन किया। पानीपत का पहला बैटल तुम देखोगे। और सिकंदर लोदी, तुम लोग मेंटली अलर्ट हो ना? अच्छा टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ बस दो मिनट, कंक्लूड होने पर है, बस 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 कंक्लूड होने पर है, थोड़ा रह गया। तो सिकंदर लोदी ने, सॉरी, ये इब्राहिम लोदी भी चाहा कि हम अपने अमीरों को अनुशासित करें, तो उनके अमीर खपा हो गए, क्योंकि अफगान अमीर तो उस तरह का मतलब केंद्रीकरण बर्दाश्त नहीं करते। तो एक दरिया खान नुहानी था, वो बिहार का स्वतंत्र शासक बन बैठा, और पंजाब का शासक दौलत खान लोदी बन बैठा। अब देखो बच्चे, वही स्थिति है कि उत्तर भारत में एक शक्ति संतुलन की स्थिति है। पहले ये मालवा, गुजरात और मेवाड़ के राज्य के बीच त्रिदलीय संघर्ष होता था। बाद में क्या हुआ कि महमूद प्रथम के बाद मालवा कमजोर पड़ गया। तो मालवा के कमजोर पड़ने के बाद अब उसमें गुजरात का भी हस्तक्षेप होने लगा, मेवाड़ का भी हस्तक्षेप होने लगा। तो उसमें क्या था कि मालवा दरबार में महमूद द्वितीय था शासक, तो उसके दरबार में गुटबंदी हो गई। एक राजपूत गुट काम कर रहा है जिसको मेवाड़ से समर्थन मिल रहा है मालवा दरबार में, मांडू उसका राजधानी थी, और दूसरा गुजरात का हस्तक्षेप हो रहा है। तो उसी क्रम में तुम देखोगे कि महमूद खिलजी के दरबार में एक महत्वपूर्ण राजपूत शासक था मालवा का, उसका नाम था मेदिनी राय। और मेदिनी राय को डायरेक्ट महाना सांगा से समर्थन मिलता था। तो महाना सांगा ने एक बार किया कि मेदिनी राय के पक्ष में मालवा पर आक्रमण करके, और मालवा का जो शासक है महमूद द्वितीय, उसको बांध कर मेवाड़ ले गया और 6 महीने उसको बंदी बना के रखा, फिर आजाद कर दिया। और धीरे धीरे महाना सांगा अपनी सीमा को आगरा की तरफ बढ़ाते जा रहा था, पीलिया खार तक पहुंच गया था। अब यहां महाना सांगा की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो गया इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी ने 1518 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और 1518 में खटोली की लड़ाई हुई। उस खटोली की लड़ाई में तुम देखोगे कि महाना सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया।
इस प्रकार से उत्तर भारत पर वर्चस्व के लिए राजपूत और अफगानों के बीच संघर्ष चल रहा है। यही समय है कि बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यहीं पर जाके सल्तनत का राजनीतिक इतिहास समाप्त हुआ। और पेज संख्या लीजिए और इसको आप लोग कॉपी पर नोट कीजिएगा। पेज संख्या लीजिए, कॉपी में सबको देखूंगा, नोट होना चाहिए। और फिर यहाँ लेक्चर देने के लिए कविता की तरह आना पड़ेगा। देख लो, लिखना, पहले हेडिंग देना फिरोज शाह तुगलक के पश्चात। वहां पर फिरोज शाह तुगलक के पश्चात और त्रिदलीय संघर्ष तक, माने आपको नीचे तक लिखना है। लिखना 71, 72, 73। 73 में दिल्ली सल्तनत के विघटन से पहले तक तुमको कॉपी में ले आना है। 71, 72, 73 हमको क्लियर राजनीतिक इतिहास चाहिए, समझ रहे हो। मैंने दिल्ली सल्तनत के विघटन तक तुमको नोट कर लेना है कॉपी में। एक क्लास का ही नोट किया हुआ जिसको मैंने टाइप करके दिया। कहानी वही है जो मैंने बताया, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें तैयार रहना है। फिर कल मिलते हैं प्रशासन में। ओके।